तो देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस चालू कर दिया था ना। तो मैंने आपको पहला यूज इसका बताया था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल इक्वेशन, या फिर आप बोल सकते हो चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ फॉर्मूलाज। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे हम डायमेंशनली चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए गए थे, तो आपको पता है कि जो पहला एग्जांपल था वो डायमेंशनली भी करेक्ट था और फिजिकली भी करेक्ट था, क्योंकि एक क्वेश्चन आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन मैंने एक और इक्वेशन दी थी, तो जब आपने उसको प्रूफ किया था तो डायमेंशनली करेक्ट थी इक्वेशन, बट हम जानते हैं कि ये फिजिकली रॉन्ग है। ऐसी कोई इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती है ना, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट आती है। तो मैंने आपको एक नोट बताया था, उस समय पे वीडियो कट गया था। नोट पे मैंने आपको बताया था कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हमेशा फिजिकली करेक्ट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन एक फिजिकली करेक्ट इक्वेशन हमेशा डायमेंशनली करेक्ट होगी, ये बात तय है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं नोट में, जो मैंने आपको बोला था कि लिख लेना। नोट क्या लिखेंगे बेटा? अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन और रिलेशन में बी फिजिकली करेक्ट और मे नॉट बी, बट अ फिजिकली करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट। यानी कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो सही हो ही नहीं सकती। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। फिजिकली करेक्ट इक्वेशन तो हमेशा डायमेंशनली करेक्ट होती है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई सारी इक्वेशंस या फॉर्मूले ऐसे होंगे जो डायमेंशनली करेक्ट हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट हो। इसलिए उसको समझने के लिए हमें फिर उसकी थ्योरी में जाना पड़ता है, उस चैप्टर पे जाना पड़ता है, उसको पूरा पढ़ना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये जो नोट छूट गया था वो आपने लिख लिया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर मैं दूसरी एप्लीकेशन पे आऊंगा, दूसरे यूज पे आऊंगा। तो देखिए बच्चों, आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया बुक विथ मैनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन्स 4 डिफरेंट फार्मूलाज फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई, है ना। वाई डिस्प्लेसमेंट है, उसके लिए एक पीरियोडिक मोशन है ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग सर्टेन पीरियोडिक मोशन। उसके लिए एक बुक में 4 फॉर्मूले दिए हैं, लेकिन कहा गया है कि बुक में बहुत सारी प्रिंटिंग एरर्स हैं। तो अब वो 4 फॉर्मूले आपके सामने हैं। ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई टी बाई टी, y इज इक्वल्स टू ए साइन वी टी, है ना, ए साइन वी टी। फिर आप बोल सकते हो y इज इक्वल्स टू ए बाई कैपिटल टी साइन टी बाई ए, y इज इक्वल्स टू डी, ऑप्शन आपके सामने है, डी वाला ऑप्शन बोलना नहीं चाहिए, डी वाला जो इक्वेशन है वो दी गई है, ए रूट टू साइन 2 पाई टी अपॉन टी प्लस कॉस 2 पाई टी अपॉन टी। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है कि y डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर लिखा गया है ना। देखो ये ऊपर लिखा गया है डिस्प्लेसमेंट y, और नीचे लिखा गया है ए जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, वी जो है स्पीड है, टी जो है टाइम पीरियड है। रूल आउट द रॉन्ग फार्मूलाज। तो आपको रॉन्ग फार्मूलाज रूल आउट करना है कि भाई जो प्रिंटिंग एरर में गलत फार्मूलेज हैं उनको हटा दो, उनको बताओ कौन कौन से गलत लिखे हैं फार्मूले। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें डायमेंशनल ग्राउंड पे ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको चेक करते हैं। हमें ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, हमें पता था ना। साइन के साथ जो भी चीज आती है वो एंगल होता है, और एंगल डायमेंशन लेस होता है। तो हम पहले या ऐसा करते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं, वी वाले को। वी वाले को देखो, वी वाले में जो ये एंगल की जगह है ये होना कैसा चाहिए, डायमेंशन लेस, क्योंकि एंगल डायमेंशन लेस होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डायमेंशन लेस होता है। ऐसा मैंने नोट लिखवाया था आपको। तो आप थोड़ा सा वी टी का डायमेंशन निकाल के देखो, क्या ये डायमेंशन लेस है वाकई में। तो v का डायमेंशन हो जाएगा बेटा कितना, मतलब v का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाई t का डायमेंशन, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 1, और ये हो जाएगा t, तो इसका t हो जाएगा, है ना बेटा। तो ये t और t कैंसिल हो जाएगा, तो देखो इसका डायमेंशन तो l आ रहा है, जबकि इसका होना कितना चाहिए भाई, इसका होना चाहिए m0 l0 t0, डायमेंशन लेस होना चाहिए ना। लेकिन ये डायमेंशन लेस नहीं आ रहा है, मतलब नॉट, इट इज नॉट डायमेंशन लेस। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं है। जब ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ही नहीं,
तो फिर वैसे ही इक्वेशन गलत हो जाती है, वैसे ही एक क्वेश्चन, बाकी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है कि आप एलएचएस और आरएचएस चेक करें। जब ये है ही नहीं तो वैसे ही डायमेंशन लेस नहीं है, तो ये तो वही गलत हो गई। तो रॉन्ग फॉर्मूला ये है। अच्छा थोड़ा सा इसको देख लो, इसका जो ये एंगल है ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशन लेस, एंगल्स आर डायमेंशन लेस, ये मैं समझा चुका हूँ। तो जरा इसका निकालो भाई, टी बाई ए का जो डायमेंशन है वो क्या होगा, टी का डायमेंशन अपॉन ए का डायमेंशन। टी क्या है भाई, टाइम, तो इसका कैपिटल टी। ए क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो एल, तो आ जाएगा टी एल इनवर्स। ये भी डायमेंशन लेस नहीं, देखो ध्यान से, नॉट डायमेंशन लेस। अगर डायमेंशन लेस नहीं है तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि एंगल तो डायमेंशन लेस होना चाहिए, तभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डायमेंशन लेस आएगा। मतलब ये यहीं पे गलत हो गया, बाकी को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि भाई ये भी आपका जो है वो रॉन्ग है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो ये दोनों फॉर्मूले रॉन्ग। चलो ए वाले को चेक करते हैं, पहले एंगल चेक कर लो। एंगल चेक करेंगे तो इसका क्या होगा बेटा, 2 पाई का तो कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये आएगा टी का डायमेंशन अपॉन कैपिटल टी का डायमेंशन। अब टी का डायमेंशन क्या होगा बेटा, कैपिटल टी। कैपिटल टी का डायमेंशन वो भी टाइम पीरियड है, तो उसका भी डायमेंशन टाइम ही है, तो टाइम और टाइम कैंसल। तो देखो इसका डायमेंशन आया है m0 l0 t0, देखो सब जीरो है, मतलब दिस इज डायमेंशन लेस। हम बोल सकते हैं ये डायमेंशन लेस है, जो कि होना भी चाहिए, मतलब ये सही है, सही है, ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल सही है। तो साइन थीटा भी क्या आएगा, डायमेंशन लेस। अब देखो ये साइन थीटा पूरा डायमेंशन लेस है, तो यहाँ से इक्वेशन में देखते हैं एलएचएस और आरएचएस में। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एलएचएस का डायमेंशन क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वाई, तो एलएचएस का डायमेंशन जो है वो आपका है एल। वैसे ही आप यहाँ पे आरएचएस का डायमेंशन देखो, आरएचएस का कितना होगा भाई, ए का डायमेंशन प्लस साइन का डायमेंशन, भाई ए का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा का डायमेंशन, भाई इसको थीटा मान लेते हैं ना, तो थीटा डायमेंशन लेस है, साइन थीटा भी डायमेंशन लेस है, तो केवल ए किसके बराबर होगा, ए के डायमेंशन। और ए का डायमेंशन क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ है बेटा, एल। इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों के डायमेंशंस कैसे हुए, सेम, यानी ये इक्वेशन भी सही है, यानी ये जो अंदर एंगल लिखा है वो भी सही है और इक्वेशन भी सही आ रही है, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन मैच कर रहा है। मतलब ये वाली इक्वेशन जो है, जो ए में लिखी गई है, इसमें कोई प्रिंटिंग एरर नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कैसे सॉल्व करना है। वैसे ही आप चेक कर सकते हो इसके लिए, देखो बेटा, अब आप ऐसे ही देख लो इसको, तो ज्यादा इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं, आपने अभी तक समझ लिया है। देखो ये आपको दिख रहा है 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, टी का टी है, कैपिटल टी का भी टी है, मतलब ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। चलो सही है, एंगल डायमेंशन लेस होना चाहिए था। अच्छा कॉस के साथ जो आ रहा है वो भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो वो भी डायमेंशन लेस है, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है, तो दोनों डायमेंशन लेस है। तो साइन थीटा भी डायमेंशन लेस है, कॉस थीटा भी डायमेंशन लेस है, यानी दोनों ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये पूरा जो टर्म ब्रैकेट में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस है। तो आरएचएस में डायमेंशन बचा किसका, ए रूट टू का। अच्छा रूट टू भी डायमेंशन लेस है, तो आरएचएस का डायमेंशन है ए के डायमेंशन के बराबर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ। और एलएचएस तो डिस्प्लेसमेंट है वाई, उसका डायमेंशन भी एल है, मतलब एलएचएस का डायमेंशन और आरएचएस का डायमेंशन बराबर है, मतलब इक्वेशन भी सही है और अंदर जो एंगल लिखा गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा गया, वो भी सही है डायमेंशनली। तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन भी सही है। तो हमने डायमेंशनल ग्राउंड पर बता दिया कि जो आपकी बुक में 4 इक्वेशन दी गई हैं उसमें से ए और डी वाली सही है डायमेंशनली। मैंने पहले ही बोला फिजिकली इनकरेक्ट हो सकती है बट डायमेंशनली करेक्ट है। और दूसरी और तीसरी बी और सी वाली ऑप्शन वाली जो इक्वेशन है वो तो बिल्कुल ही गलत है, वो तो किसी तरीके से करेक्ट हो ही नहीं सकती क्योंकि वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसे पॉइंट आउट करना है। अच्छा अब आप, कई बच्चे इक्वेशन देख के घबराने लगते हैं और सॉल्व ही नहीं करते, बेटा आप सॉल्व करो, जितना डायमेंशनल एनालिसिस आपने सीखा है उसके हिसाब से सॉल्व करो, इक्वेशंस को देख के घबराओ मत, घबराने से कुछ नहीं होगा, है ना। हालांकि ये क्वेश्चन अभी आपको टफ लग रही है, लेकिन ये ऐसी क्वेश्चन आएंगी जब हम एसएचएम पढ़ेंगे, तो एसएचएम में फिर आपको बहुत आसान लगने लगेगा जब आपको समझाया जाएगा ना। 14 चैप्टर है, लास्ट में आएगा,
ऑसिलेशंस की इक्वेशन है ये, है ना, वहां बताया जाएगा पीरियोडिक मोशन होता है एक प्रकार का वो। तो अभी उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं, अभी तो केवल ये सोचो कि मेरे पास इक्वेशन है, मुझे टर्म्स पता होने चाहिए कि उस इक्वेशन में क्या क्या टर्म्स है, और डायमेंशनल एनालिसिस लगाना आना चाहिए, बस लगा दो, सॉल्व कर लो, कोई समस्या की बात नहीं। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा। देखिए बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि डायमेंशनल कंसीडरेशन करते हुए बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कौन सी करेक्ट इक्वेशन है वो आपको बताना है। तो डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर लो, जो डायमेंशनली करेक्ट होगा उसी को हम करेक्ट बोलेंगे, बाकी सारी इक्वेशन जो है एक को छोड़कर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट होंगी। तो यहाँ पे पहले तो जितने भी यहाँ टर्म्स दिए गए हैं उनके हमें डायमेंशंस पता होने चाहिए। जैसे टाइम पीरियड है, ये टी है जो टाइम पीरियड है, तो इसका डायमेंशन जो होगा वो टी ही होगा, टाइम है क्योंकि। फिर आपका जो आर है वो रेडियस है, तो रेडियस का डायमेंशन एल होगा, ये आपको पता ही है। फिर कैपिटल जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और याद करो बेटा मैंने इसका अलग से निकलवाया था डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आपको वो याद होना चाहिए, नहीं तो मैंने तरीका बताया था कि कैसे निकाला गया था, अब आप वो तरीका यूज करके फिर से निकाल सकते हो, है ना। लेकिन मुझे तो याद है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, m-1 L3 T-2, है ना। फिर उसके बाद आपका जो मास का डायमेंशन है वो तो मास है, m है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो हमें जितने टर्म्स यहाँ पता है, 2 पाई का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, कांस्टेंट है वो तो, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब यहाँ पे आप एक एक करके सारी इक्वेशन चेक करो, जिसमें इक्वेशन RHS और LHS दोनों के डायमेंशन सेम है वो सही हो। तो एक काम करते हैं, पहले ए ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं ना सबसे पहले। तो यहाँ पे हम LHS का डायमेंशन देखें तो LHS टाइम पीरियड है, मतलब LHS का डायमेंशन t है। चलो अब RHS का डायमेंशन देखो भाई, तो RHS का डायमेंशन क्या है, 2 पाई का तो कोई डायमेंशन है नहीं, है ना बेटा। अब r क्यूब का डायमेंशन क्या है, r का डायमेंशन l है, तो ये हो जाएगा l क्यूब अपॉन gm, g का डायमेंशन है m-1 l क्यूब t-2 मल्टीप्लाइड बाई m का डायमेंशन मास ही है, और क्योंकि ये पूरी चीज अंडर रूट में, अंडर रूट में r क्यूब बाई जी एम, तो अंडर रूट मतलब यहाँ पे पावर जो है वो हाफ है। देखो ऐसे लिखेंगे ना, यही तो RHS है, तो यहाँ से एल क्यूब कैंसल बेटा, m और m कैंसल, तो ये कितना बचेगा, t की पावर ऊपर जाएगी तो t की पावर 2 हो जाएगी, माइनस है तो ऊपर जाके एक और माइनस लगेगा तो प्लस हो जाएगा, और इसकी पावर 1/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसल, तो इसका डायमेंशन आया t। देखो RHS का डायमेंशन भी t आ रहा है, मतलब ए ऑप्शन में जो LHS का डायमेंशन है वही किसका डायमेंशन है बच्चों, RHS का। तो ये इक्वेशन तो सही है, ये तो यहाँ से प्रूफ होता है, मतलब आपका ए ऑप्शन ही सही है, और कोई ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं, ए ही सही है। नहीं तो अगर आप ए ऑप्शन के अलावा सही नहीं होता फिर आप चेक करते, तो जहां भी ये सही आएगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आप ए को छोड़कर कोई भी 3 ऑप्शन को चेक कर लो, सभी गलत होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको डी वाला चेक करके बता देता हूँ ताकि अपन को समझ में आए कि बाकी ऑप्शन गलत होते हैं। तो ध्यान से देखो, LHS का डायमेंशन टी है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। RHS का डायमेंशन देखो, 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, आर स्क्वायर का डायमेंशन एल स्क्वायर है, जी का डायमेंशन m-1 एल क्यूब t-2 है, और m तो m ही है, तो यहाँ से, और इसकी पावर क्या है, हाफ है, तो यहाँ से m और m तो कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर और एक l बचेगा, तो ये बचेगा बेटा कितना, t की पावर 2 ऊपर और नीचे l, और ये देखो ये 1/2। अब ये सॉल्व करने पे कहाँ t के बराबर है, मतलब LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, तो LHS और RHS दोनों बराबर नहीं है भाई, इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी हो गई, रॉन्ग। वैसे ही आप सबको चेक करो तो ये सारी रॉन्ग आएंगी, केवल एक सही आएगी जो आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ए ऑप्शन, t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर r क्यूब बाई जी एम। आई होप आपको ये जो सवाल है ये समझ में आया होगा, और कैसे सॉल्व किया है ये भी क्लियर होगा, है ना। तो इसको जल्दी से नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको ये क्वेश्चन अब पूछा गया है कि आपके पास एक क्वेश्चन है v इज इक्वल टू पाई पी आर की पावर 4 ए थीटा एल,
और आपसे बताया गया है कि वॉल्यूम जो है v वॉल्यूम है, फ्लो पर यूनिट टाइम, p प्रेशर है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, l लेंथ है, रेडियस r। अब याद करो बेटा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस का यूज होगा, और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन जो है ये हम पहले आपको करा चुके हैं। आप जब हमने पहले क्वेश्चंस किए थे ना डायमेंशंस निकालने के, उसमें मैंने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस निकलवाए थे, आपको शायद याद होगा, नहीं याद है तो वहां से आप चेक कर सकते हो। चलो तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो इक्वेशन तभी करेक्ट होगा जब एलएचएस का डायमेंशन जो है वो आरएचएस के डायमेंशन के बराबर होगा भाई। तो पहले एक काम करते हैं ना, एलएचएस का डायमेंशन निकालते हैं, आरएचएस का डायमेंशन निकालते हैं, अगर दोनों इक्वल हुए तो सही है और नहीं हुए तो गलत है। तो सबसे पहले एलएचएस देखो, एलएचएस में कौन सी क्वांटिटी है, वी है क्या, वी है वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम, ऐसा होगा ना फॉर्मूला। अच्छा, तो इसका डायमेंशन क्या होगा फिर, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है एल क्यूब, सभी को पता है, टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल टी। तो जो आपका एलएचएस हुआ बेटा उसका क्या डायमेंशन हुआ, ये टी ऊपर चला जाएगा तो उसका डायमेंशन हुआ एल क्यूब टी इनवर्स। तो ये आपको एलएचएस का डायमेंशन मिल गया भाई, ठीक, एल क्यूब टी इनवर्स। अब इसके बाद अपन को आरएचएस निकालना है, तो आरएचएस लिखो भाई। तो आरएचएस का क्या फॉर्मूला है, ये है पाई पी आर पावर 4/8 ईटा एल। लेकिन आरएचएस का निकालने से पहले जो आरएचएस में टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स का आपको डायमेंशंस तो पता होना चाहिए ना बेटा, तभी तो आप यहाँ पुट करोगे। देखो पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, पी जो है वो प्रेशर है, तो प्रेशर का डायमेंशन भी आपको मैंने लिखवाया हुआ है, याद ही होगा आपको मेरे ख्याल से, नहीं याद है तो आप जाके देख सकते हैं। तो इसका होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, है ना, ये आपका प्रेशर का डायमेंशन होता है। आर रेडियस है तो सिंपली लेंथ है तो एल होता है। उसके बाद यहाँ पर ईटा है, ईटा का भी हमने पहले निकाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो ईटा का डायमेंशन होता था एम एल माइनस वन टी माइनस वन, है ना। और आपका जो बच्चों लास्ट टर्म रह गया, नहीं इतना ही है ना, हाँ लेंथ है ना एल, तो एल का डायमेंशन तो लेंथ है तो वो एल ही रहेगा। देखो आरएचएस में जितने टर्म्स हैं उन सभी का डायमेंशन लिखिए, तो अब आरएचएस का डायमेंशन लिखो भाई। तो आरएचएस में लिखेंगे ऊपर पाई, पाई का कोई डायमेंशन नहीं, प्रेशर, प्रेशर का है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। फिर आपके पास आर की पावर 4, तो लेंथ की पावर 4 एल 4 डिवाइड बाई, नीचे आएगा 8, तो 8 कांस्टेंट है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं, ईटा, ईटा का है एम एल माइनस वन टी माइनस वन, और मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, तो ये हो जाएगा एल। तो यहाँ से देखो बेटा क्या क्या कैंसिल, एम और एम कैंसिल, एल इनवर्स और एल इनवर्स कैंसिल, यहाँ से एक एल और ये पावर 4 कैंसिल, तो क्यूब बचेगा, और ये टी एक और कट जाएगा तो यहाँ माइनस वन बचेगा, है ना। तो ध्यान से देखो, तो ये बच रहा है एल क्यूब और टी माइनस वन सॉल्व करने। और देखो आरएचएस का डायमेंशन भी वही है जो एलएचएस का है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ एलएचएस बिकम्स इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ आरएचएस। मतलब ये इक्वेशन तो डायमेंशनली करेक्ट है भाई। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हमने चेक किया। उसके बाद फिर सेकंड जो पार्ट है इसका वो सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये एक फॉर्मूला होता है बेटा डिप्रेशन का, है ना, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया दूं मैं तो इस तरीके का होता है, एक ऐसे बार होता है, इस तरीके से रॉड होती है ना बच्चों, ऐसे। अब ये रॉड आप एक दीवार में फिक्स कर दो ऐसे, और इसका दूसरा एंड भी आप एक वॉल में फिक्स कर दो ऐसे, देखो ये दूसरे एंड पे भी फिक्स कर दो आप वॉल पर। अब जब आप इसको क्या करोगे, फिक्स कर दोगे और यहाँ पे एक वेट लटका दोगे बेटा, वेट है ना, आपने एम मास का ब्लॉक लटका दिया तो नीचे एम जी फोर्स लगेगा तो वेट लगा, वेट, तो वेट लगेगा तो ये रॉड जो है वो ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगी, मतलब नीचे की तरफ थोड़ा सा बैंड हो जाएगी ना। अगर आप किसी चीज को ऐसे खींच दोगे वेट लगाकर तो वो थोड़ा सा बैंड हो जाएगा।
तो ये जो बेंडिंग होती है, या आप ऐसा बोलो, ये जितना नीचे आ जाएगा ओरिजिनल पोजीशन से उसको डिप्रेशन बोलते हैं, एस। तो अब ये जो है इस रॉड की लेंथ एल होती है, इसकी विड्थ जो है वो कितनी होती है बेटा, बी, और इसकी जो डेप्थ है वो डी है, और डिप्रेशन इसमें कितना आ गया, एस। तो ये डिप्रेशन निकालने का फॉर्मूला है, बाद में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में आप पढ़ोगे। तो उसका फॉर्मूला होता है mg(L³ अपॉन 4b(d³)y। बाई जो होता है वो यंग्स मॉडुलस होता है, मतलब ये कितना बैंड होगा एक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, उस प्रॉपर्टी का नाम यंग्स मॉडुलस है। बाकी का जो यंग्स मॉडुलस का डिटेल है वो हम बाद में चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे किस चीज का फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे आप इसको लिख, अब लेकिन हमें सॉल्व करना है। अभी तो हमें फॉर्मूला पता हो, सारी क्वांटिटीज पता हो, तो हम चेक कर सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले एलएचएस देख लो। तो एलएचएस में क्या है बेटा, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का क्या जो है आपका डायमेंशन, डिप्रेशन है क्या, जितना ये नीचे आ गया, नीचे आने का मतलब जितनी लेंथ नीचे आ गई, तो लेंथ ही तो है डिप्रेशन, तो इसका डायमेंशन एल होगा सिंपली। फिर आप आरएचएस लिखो। तो आरएचएस में सभी टर्म का आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों, डायमेंशन है ना। जैसे एम है तो एम तो मास है, तो एम का डायमेंशन कैपिटल है। जी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो उसका डायमेंशन हो जाएगा L(T)-2। फिर आपका L, तो ये तो लेंथ है, तो इसका डायमेंशन L ही होगा। फिर आपका नीचे B, B ब्रेथ है, तो उसका डायमेंशन भी L है। फिर आपका D, D भी डेप्थ है तो लेंथ ही, तो वो भी L। और यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस भी हमने पहले निकाला हुआ है, मैंने आपको चार्ट में लिखवाया था यंग्स मॉडुलस का। यंग्स मॉडुलस और प्रेशर का जो है दोनों का सेम होता है डायमेंशन, है ना। तो प्रेशर का डायमेंशन तो अभी हमने लिखा था -1 T-2, है ना। वो चार्ट मैंने इसलिए कहा था इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो अब आरएचएस का डायमेंशन निकालते हैं कितना है भाई। तो आरएचएस, ये सारी वैल्यूज रखो बेटा, एम है, फिर जी है तो L(T)-2 है, फिर मल्टीप्लाइड बाई एल है तो L³ है, डिवाइड बाई 4 का कोई डायमेंशन होता नहीं है, बी का L, D³ का L³, और मल्टीप्लाइड बाई जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, यंग्स मॉडुलस। तो ये M(L-1) और T-2, ये आ गया बेटा। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, m और m कैंसिल है, L³ कैंसिल है, ये l और ये l कैंसिल है, T⁻², T⁻² कैंसिल है, तो ये बचेगा 1/T इनवर्स। और 1/T इनवर्स को क्या लिखा जा सकता है बेटा, T। तो RHS जो है वो कितना आ गया, T, सॉरी L इनवर्स बचा है ना, गलती से T लिख दिया मैंने, इसको सही कर लेते हैं। ये 1/L इनवर्स बचा है बच्चों, 1/L-1, ये ऊपर जाएगा तो L+1 हो जाएगा, तो L हो जाएगा। तो RHS का डायमेंशन भी कितना आया बेटा, L। तो आप बोल सकते हो यहाँ से कि भाई LHS का जो डायमेंशन है इस इक्वेशन में वही RHS का डायमेंशन है, इसलिए ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख सकते हैं हेंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। तो आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चों तो बहुत आसानी से आप उनको सॉल्व करोगे।